सो दोस्तों, लॉज ऑफ मोशन ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, यूनिट एंड डायमेंशन एंड फिजिकल वर्ल्ड ये सब किया है। इंट्रोडक्शन, मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर टूल्स, इन सबको पढ़ा है हमने। लॉज ऑफ मोशन में बहुत सब चीज़ें पुरानी काम में आएंगी। फाइन, तो वो लेक्चर्स अगर आपने अच्छे से नहीं देखे हैं तो पहले अच्छे से वो लेक्चर्स देख लीजिए। लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर, इससे पहले कि हम ये लेक्चर स्टार्ट करें प्रॉपर तरीके से, इन चैप्टर की प्रॉपर बात करें, हमें फोर्स को जानना होगा, फोर्स की डेफिनेशन को जानना होगा। सो फोर्स की डेफिनेशन वैसे तो आप लोग हमेशा से पढ़ते हैं, फोर्स इज़ डिफाइंड एज पुश और पुल, राइट। तो पुश और पुल फोर्स नहीं है, वो फोर्स का एक वे है, फोर्स को लगाने का एक तरीका है, फोर्स नहीं है। सो फोर्स is defined as an external effort in the form of, yes, अब definitely हम लिख सकते हैं in the form of push, pull, lift, etc. ये सब फॉर्म है, बट फोर्स है क्या? एक एक्सटर्नल एफर्ट है। फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश, पुल, लिफ्ट, etc. in order to first make body move, body is in rest, उसको चलाना, make a body move, और अगर चला ना पाए तो चलाने की कोशिश करना, और tends to move. Second, make a body, a moving body, make a moving body to come at rest, to come in rest, or tends to do so. या तो उसको रोक दे चलती हुई बॉडी को, या रोकने की कोशिश करे। थर्ड पॉइंट, in order to change the डायरेक्शन, या तो चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर दे, और टेंस टू चेंज द डायरेक्शन। फोर्थ, चेंज द स्पीड, या तो स्पीड चेंज कर दे और टेंस टू चेंज इट, कोशिश करे चेंज करने की। चेंज द शेप, और टेंस टू चेंज द शेप। ये बेसिकली 5 काम करना या करने की कोशिश करना, उसके लिए एक एक्सटर्नल एफर्ट लगाया जाता है। वो इन फॉर्म्स में होता है, और भी फॉर्म्स होती हैं, उसको हम कहते हैं फोर्स। फाइन, नाउ 3 लोग जिनकी हमें डिस्कशन करनी है, 3 लोग जिनकी वजह से ये फोर्स का कॉन्सेप्ट पहली बारी देखा इंसानों ने। एक तो इवन बिफोर जीसस क्राइस्ट, लाइक 350 समवेयर अबाउट, तब एरिस्टोटल ने। एक 1500 समथिंग में गैलीलियो ने, 1680 समथिंग में न्यूटन ने। सो बेसिकली 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन है इस फोर्स के कॉन्सेप्ट में। तो पहले इन 3 लोगों के बारे में बात करेंगे, एंड देन उसके बाद इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल की। आपको पिक्चर देख के पता चला होगा कि इतनी ब्लैक एंड वाइट लेवल पे पिक्चर जो है वो बहुत ही पुरानी होगी। सो अराउंड बात है 2300 साल पुरानी। तब एरिस्टोटल ने एक लॉ दिया था मोशन के लिए। उन्होंने बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि किसी बॉडी को आप कंटिन्यूसली मूविंग में रखें, मोशन स्टेट में रखें, यूनिफॉर्म मोशन में रखें, तो आपको लगातार फोर्स लगाते रहना होगा। ये उन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया था अपने समय पे। और देखिए आज के ज़माने में हम जानते भी हैं, आफ्टर स्टडिंग एवरीथिंग, कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो एक चलती हुई चीज़ चलती रहती है, बट अगर फ्रिक्शन है तो हमें उसे कांस्टेंट स्पीड में चलाने के लिए एक फोर्स लगानी होगी, राइट। ये आज की बात साबित होती है। तब फ्रिक्शन का लॉजिक तो नहीं आया था, बट डेफिनेटली उन्होंने ये तब भी कहा था। गैलीलियो ने 1500 के टाइम पे, अब देखिए जैसे टाइम बढ़ा तो कलरफुल पिक्चर्स आ गई हमारे पास। तो गैलीलियो, ये गैलीलियो साइंटिस्ट है,
इन्होंने अपने टाइम पे कहा था कि इनके 3 तरीके के लॉ थे। पहला कि अगर एक बॉडी को इंक्लाइंड लेवल से मतलब नीचे फेंका जाए, नीचे गिराया जाए इंक्लाइन लेवल पे, तो वो एक्सेलरेट करेगा इंक्लाइन लेवल पे डाउनवर्ड जाते हुए, और इंक्लाइन लेवल पे अगर अपवर्ड भेजोगे तो वो डीएक्सेलरेट करेगा, रिटार्डेट करेगा, अपनी स्पीड कम करेगा। और अगर हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चलाओगे तो वो सेम स्पीड से चलेगा जिस स्पीड से वो चल रहा है। फाइन, ये इन्होंने कहा था अपने टाइम पे, और ये भी अब हमें पता है कि बिल्कुल सही है, गैलीलियो की कही हुई बात अपने समय पे, जो मैंने आपको बताया फोर्स के। अब न्यूटन की बारी आती है। तो देखिए, ये चैप्टर का नाम भले लॉज ऑफ मोशन हो, मुझे तो लगता है इसका नाम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होना चाहिए, क्योंकि आखिर वो न्यूटन के ही 3 लॉ हैं जिसके ऊपर हमें कम्प्लीटली डिस्कस करना है। तो पूरे चैप्टर में न्यूटन को ही डिस्कस करना है, तो न्यूटन को डेफिनेटली अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले न्यूटन का लॉ डिस्कस करना स्टार्ट करें, हम मोमेंटम को सीख लेते हैं। मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, क्योंकि वो न्यूटन लॉज के अंदर यूज़ होता है। फाइन, सो बेसिकली मोमेंटम की जब भी बात होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपको किसी का मोशन को मेजर करने के लिए कहा जाता है, राइट, मोशन को मेजर करने के लिए कहा जाता है, तो आप सोचते हैं कि आपको कहा जा रहा है उसकी वेलोसिटी बताइए। ऐसा नहीं है। एक मोशन की मेजरमेंट जो है वो मोमेंटम होती है, ना कि सिर्फ वेलोसिटी। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाइए कि सपोज़ करिए एक कार है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, राइट, और एक साइकिल है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। दोनों ही साइकिल एंड कार अगर आपको 1 बाय 1 आके हिट करती हैं, राइट, यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग खड़ा है और उसे आके हिट करती हैं, एक साइकिल और एक कार, तो फॉर श्योर हर इंसान ये बता देगा बहुत इजीली कि उसको ज़्यादा धक्का जो है वो कार से लगेगा, ज़्यादा चोट जो है वो कार से लगेगी, वेरा साइकिल से कम चोट लगेगी। हो सकता है साइकिल से उतनी कोई खास चोट लगे भी ना, कार से उसको चोट डेफिनेटली लगेगी। तो अगर उसके मोशन की मेजरमेंट सिर्फ उसकी वेलोसिटी होती, तो वेलोसिटी या स्पीड दोनों की सेम है, तो फिर तो दोनों से सेम धक्का लगना चाहिए। लेकिन आपको कैसे पता कि कार से ही आपको ज़्यादा धक्का लगेगा, साइकिल से कम धक्का लगेगा? क्योंकि आप जानते हैं कार का मास ज़्यादा है और साइकिल का मास कम। इससे पता चलता है कि आप जब भी मोशन को मेजर करना चाहते हैं, मोशन को क्वांटिफाई करना चाहते हैं, तो मोशन को क्वांटिफाई करने के लिए आप सिर्फ वेलोसिटी को तवज्जो नहीं देते हैं, आप साथ ही साथ उसके मास को भी तवज्जो देते हैं, राइट। तो इसीलिए सबसे पहली बात, मोमेंटम जो हम आज तक पढ़ के आए हैं, हमने आज तक पढ़ा है मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये डेफिनेशन नहीं है, ये उसके कैलकुलेशन का मेथड है। डेफिनेशन तो वो होती है जो उसके बारे में हमें बताए कि ये चीज़ है क्या। तो डेफिनेशन क्या है मोमेंटम की? इट इज़ डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ मोशन। ये मोशन को मेजर करने वाली फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज़ डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ मोशन और क्वांटिटी ऑफ मोशन, दोनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं। एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और उसको कैलकुलेट किया जा सकता है मास एंड वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है मोशन का। अगर आप मोशन के फॉर्मूले की बात करेंगे तो m इंटू वी वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर, ये उसका वेक्टर फॉर्म है। फाइन, ये उसका क्या है? वेक्टर फॉर्म। वेराज अगर हम बात करेंगे मोमेंटम के नॉर्मल फॉर्म की, तो p इज इक्वल्स टू एम वी लिख देंगे हम, वही काफ़ी है, जिसमें p भी मैग्नीट्यूड है, m भी मैग्नीट्यूड है, v भी मैग्नीट्यूड है, राइट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इससे पता चल गया क्योंकि ये उसका वेक्टर फॉर्म है, इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ये यहाँ लिखा है आपके पास। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मास होता है किलोग्राम में और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में। ऐसा यूनिट में तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एंड इसी के साथ डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो किलोग्राम का m, मीटर का l और सेकंड अपॉन में, इसलिए t-1, ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया आपके पास, राइट। इसी एग्जाम्पल के अलावा वैसे मास वेलोसिटी के साथ, मोमेंटम मास के साथ, मोमेंटम वेलोसिटी के साथ कैसे वेरी करता है, इसके लिए ग्राफिकल प्रोसीजर को याद करते हैं। सो यहाँ पर आप फॉर्मूले में देखिए ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, ये भी आप सीख लीजिए। सबसे पहले दो चीज़ों के बीच में आपको ग्राफ बनाना होता है, उनके बीच में आपको रिलेशन देखना होता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली, और ऐसा रिलेशन देखने के लिए उनको इक्वल्स टू के इधर और उधर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना था P और V के बीच में, राइट। आपको रिलेशन चाहिए था P एंड V के बीच में, तो आपने M को क्या रख लिया? कांस्टेंट, और वो पहले से ही P एंड V जो है वो लेफ्ट एंड राइट में। सो M को जैसे ही आपने कांस्टेंट रखा तो आपको मिल गया P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि पोर्शन हटाने से जैसे कांस्टेंट आता है वैसे ही कांस्टेंट हटाने से प्रोपोर्शन आ जाता है। प्रोपोर्शन हटाने से इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट आता है, वैसे ही कांस्टेंट हटाने से इक्वल टू की जगह क्या आता है? प्रोपोर्शन। इफ़ P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये तो सिंपल ग्राफ है आपके पास।
जिसमें P और V का ग्राफ ये वाला है आपका, राइट। ये है आपके लिए पहले वाले पॉइंट का ग्राफ, P और V के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेराज अगर आपने V को कांस्टेंट रखा तो V को कांस्टेंट हटाएंगे तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M लिखेंगे हम लोग, और P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M का ग्राफ ये है। फाइन, ग्राफ इंटरचेंज्ड है, इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये है। सो P और M के लिए ग्राफ आपके पास अवेलेबल है, P और V के लिए ग्राफ आपके पास अवेलेबल है। अगर बात करेंगे M एंड V का, तो M एंड V को सबसे पहले यहाँ से इधर उधर जाना पड़ेगा। तो M अगर मल्टीप्लाई में तो उसको डिवाइड में भेजें, या फिर V अगर मल्टीप्लाई में है तो P के डिवाइड में भेजें V को, दोनों में से किसी एक को डिवाइड में भेज दीजिए आप। और जिसके डिवाइड में आपने भेजा है उसको आपने मान लिया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अगर उसको मान लिया तो उसको अगर हटाएंगे तो प्रोपोर्शन का साइन आएगा और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहाँ पर P कांस्टेंट है। फाइन, ये ग्राफ था PV, PM एंड MV के बीच में। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया, अब हम चल सकेंगे न्यूटन्स लॉज के ऊपर, क्योंकि न्यूटन्स के सेकंड लॉ में मोमेंटम यूज़ होना था शब्द, इसलिए हमने पहले सीखा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ करेंगे, सेकंड लॉ करेंगे, थर्ड लॉ करेंगे, और फिर जानेंगे कि क्यों आखिर न्यूटन सेकंड लॉ को ही रियल लॉ कहते हैं। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट a body in a particular state of motion, a body in a particular state of motion will remain in that state until and unless there is no external unbalanced force applied on it. मतलब समझने के लिए पहले ये समझते हैं what is the state of motion. Here the state of motion, here the state of motion deals with three things: a body in a state of rest, a body in a motion, or a body moving in a particular direction, moving in a particular direction. अब फिर दोबारा पढ़ते हैं इसी चीज़ को, बस स्टेट ऑफ मोशन को हटा देंगे और ये सब पढ़ेंगे। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे को कहता है दैट अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ मोशन और मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन will remain in rest, will remain in motion, or will remain in that particular direction every times where the word state refers, we put these things. So जो रुका हुआ है वो रुका रहेगा, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, और जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता रहेगा until and unless there is no external unbalanced force applied on it. अब तीन यहाँ पर शब्द हैं, external unbalanced force. external means इस लॉ को internal forces से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसलिए एक्सटर्नल रखा है यहाँ पर। अनबैलेंस मीन्स, क्योंकि अगर बैलेंस फोर्स लग गई तो बैलेंस फोर्स का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, तो उसका लगना या ना लगना एक बराबर है। नेट फोर्स अगर जीरो ही रहनी है तो ये मोशन जैसा है वैसा ही रहेगा, ये स्टेट जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर अनबैलेंस मेंशन करना ज़रूरी था। एन फोर्स, जो कि हमारे को शुरुआत में हमने बताया था, एरिस्टोटल ने या गैलीलियो ने बताया था कि किसी भी बॉडी को स्टेट उसका रखने में या मेंटेन करने में या चेंज करने में फोर्स की मदद चाहिए होती है, राइट। सो यहाँ पर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अगर ना लगे तो वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी। इसी लॉ के कुछ लाइनों को अगर मैं उठाऊं तो वो लॉ नहीं, वो एक प्रॉपर्टी है बॉडी की। उस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। उस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया, जिसके फर्दर आगे तीन पार्ट्स हैं, राइट। इनर्शिया, inertia of rest, inertia of rest, inertia of motion, inertia of motion, and inertia of direction, inertia of direction. अब inertia को डिस्कस करते हैं। So it is a property of an object due to which it maintains the state of rest, motion or direction. ये बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, जिसके पास भी मास है उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो मेंटेन कर सकता है स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन को। और ये मेजर तो नहीं की जाती एग्जैक्टली, इसको क्वांटिफाई तो नहीं किया जा सकता, बट येस डेफिनेटली इसको क्वालिटेटिवली डिस्कस किया जा सकता है। क्वालिटेटिवली
इट डिपेंड्स अपॉन मास, डिपेंड्स अपॉन मास। ये इसका क्वालिटेटिव आंसर है। मतलब जितना भी मास होगा किसी ऑब्जेक्ट के पास, जितना भी मास होगा किसी ऑब्जेक्ट के पास, उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, जिसकी मदद से अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और डायरेक्शन में किसी चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में रहेगा। ये क्वालिटी जो होती है उसका, ये मेंटेन करने का, ये उसको किससे मिलती है? प्रॉपर्टी है उसकी इनर्शिया, राइट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट वाली चीज़ रेस्ट में रहती है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मोशन वाली चीज़ मोशन में रहती है। और वंस अगर वो किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो वो डायरेक्शन का अपना एक इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये आपने डिफरेंट टाइम पे एग्जांपल्स बने होंगे, याद रखिए। रेस्ट पे रहने वाला एग्जांपल तब पढ़ा होगा जब आपने डस्ट को कारपेट से निकलते हुए देखा होगा, या फिर फ्रूट को किसी भी ट्री से टूटते हुए देखा होगा उसकी ब्रांचेस को शेक करने के बाद। इनर्शिया ऑफ मोशन वाला एग्जांपल हमें दिखा होगा, राइट। जैसे ही पैरा ट्रूप्स ऊपर से जंप करते हैं ग्राउंड पे, या फिर किसी भी इंसान को अगर आपने चलती हुई बस या ट्रेन से उतरते हुए देखा हो तो उसको इनर्शिया ऑफ मोशन लगाना पड़ता है, नहीं तो वो गिर जाएगा। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कब देखा है आपने? लेट्स से आप कार में चल रहे हैं या फिर बस में बैठे हैं और डेफिनेटली सडनली शार्प टर्न लिया उस व्हीकल ने। शार्प टर्न लेने से, राइट शार्प टर्न लेने से आप लेफ़्ट की तरफ रहते हैं, और लेफ़्ट शार्प टर्न लेने से आप राइट की तरफ झुकाव रखते हैं, राइट। हालांकि वो राइट एंड लेफ्ट नहीं होता है झुकाव आपका, वो आपका सीधी डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश होती है, बट येस वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से है, वो जो आप फील करते हैं। एंड क्योंकि अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन इन दैट स्टेट, इतनी सी बात अगर आप देखें, बॉडी मेंटेन्स दी स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, जिसमें है उसी में रहेगा। खाली इतनी सी बात दोनों की सेम है, बस फ़र्क इतना है, यहाँ पर आपने लिखा है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज़ नोन एज इनर्शिया, और यहाँ पर आपने लिखा है और ये तब तक रहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो इसका मैक्सिमम केस मिलता है, इसलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी कभी कभार संबोधित किया जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एड्रेस किया हुआ है आपको, दैट दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट लॉ ऑफ इनर्शिया, आप समझ जाइएगा वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। ये एक ब्रीफ डिस्कशन था न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं। सो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट the rate of change in momentum is directly proportional to external unbalanced force applied on it। मतलब आप जितना भी external unbalanced force अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा अप्लाई करते रहेंगे, उतना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, F external is directly proportional to dp by dt, राइट। सो मोमेंटम में चेंज with respect to time is directly proportional to F external force, external unbalanced force, fine। इसको थोड़ा और ज़्यादा लिखेंगे तो हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह K लिख सकते हैं, राइट। इक्वल्स टू डाल के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह K लिख सकते हैं। एंड देन हम अगर चाहें तो मोमेंटम में mv अपॉन dt भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। नाउ m कांस्टेंट बाहर, dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ। सो यहाँ पर k जो है वो 1 है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ही m कांस्टेंट हो और m कांस्टेंट dv बाहर। एक्चुअली में होता तो ये है, होना तो ये चाहिए। यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि जो होना चाहिए एग्जैक्टली, f एक्सटर्नल होना चाहिए m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी। मतलब एक बारी प्रोडक्ट रूल से एक बारी आप डिफरेंशिएट करें मास को, राइट, और वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें, और दूसरी बारी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें और मास को कांस्टेंट रखें। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर मास को कांस्टेंट करके खाली वेलोसिटी को ही डिफरेंशिएट किया है। दूसरा वाला टर्म आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे लिए। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि नॉर्मल दुनिया में, नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ में, ऑब्जर्विंग लाइफ में मास का कोई चेंज होता नहीं है। मास का चेंज ज़रूर आता है फिजिक्स में, डेफिनेटली स्पीड के रिस्पेक्ट में मास का चेंज आता है, उसकी भी डिस्कशन हम करेंगे, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद भले करेंगे। और मास के चेंज वाली ऑब्जर्वेशन तो नहीं, बट मास के चेंज वाली एक एप्लीकेशन भी है जिससे हम डील करते हैं। अर्लियर डील करते थे, अब तो 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक नहीं रहा, दैट प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट।
तो रॉकेट प्रोपेल कैसे करता है, रॉकेट आखिर उड़ता कैसे है, इसका एक टॉपिक हुआ करता था, उसमें मास के चेंज की बात होती थी फ्यूल की वजह से, लेकिन अब वो टॉपिक में भी नहीं है हमारे। बट नॉर्मल ऑब्जर्विंग दुनिया में तो हमारे मास कहीं चेंज होता ही नहीं है, और मास चेंज कैसे होता है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, इसको जानने के लिए अभी समय है हमारे लिए। तो जब मास हमारे लिए चेंज ही नहीं होता है तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो जीरो होगा, तो जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो। तो खाली यही वाली चीज़ आपको दिखाई देगी हमेशा, मैक्सिमम टाइम यही वाली चीज़ दिखाई देगी। नाउ m कांस्टेंट था, dv/dt a होता है, सो f इज इक्वल्स टू ma, f इज इक्वल्स टू ma, क्योंकि dv/dt एक्सेलरेशन होता है, f इज इक्वल्स टू ma, ये इनका नॉर्मल फॉर्म है। और वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो f वेक्टर इज इक्वल्स टू ma वेक्टर, राइट, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था वेलोसिटी और मास का मल्टीप्लिकेशन मोमेंटम होता है, और मोमेंटम का वेक्टर फॉर्म लिखा था, वैसे ही फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखा है। वहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ही मोमेंटम की डायरेक्शन होती थी, यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगती है, याद रखिएगा, राइट। ये आपका कंप्लीट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डिस्कशन और उसकी एक छोटी सी डेरिवेशन फोर्स तक के लिए। यहाँ पर फोर्स की आपके पास SI यूनिट पूछी जाएगी, राइट, एब्सोल्यूट यूनिट्स पूछी जाएंगी, ग्रेविटेशनल यूनिट्स पूछी जाएंगी, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी यूनिट्स क्या होती है। सो ये हमारे पास यूनिट है फोर्स की। एब्सोल्यूट यूनिट्स और ग्रेविटेशनल यूनिट्स, दो तरीके की यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। एब्सोल्यूट यूनिट्स में अगर हम SI यूनिट की बात करें तो न्यूटन होता है, राइट। न्यूटन बोलूँ या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलूँ, बात एक ही है। 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, राइट। ये एब्सोल्यूट यूनिट का SI यूनिट है। एब्सोल्यूट यूनिट में CGS यूनिट भी होता है, जिसमें हम किलोग्राम को ग्राम में बदल देते हैं 10⁻³ से, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदल देंगे 10⁻² से, 10⁻² एंड 10⁻³ हो जाएगा 10�5 डाइन। सो डाइन होता है हमारा यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ CGS डाइन होता है, और 10�5 डाइन 1 न्यूटन होता है, ये दोनों का रिलेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल यूनिट की, सो न्यूटन तो हो गया हमारा नॉर्मल एब्सोल्यूट यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें तो ग्रेविटेशनल यूनिट में 1 किलोग्राम का जो वेट होता है वो होता है ग्रेविटेशनल यूनिट SI यूनिट के अंदर। 1 किलोग्राम का वेट या 1 किलोग्राम की फोर्स, दोनों बातें एक ही हैं। 1 किलोग्राम का वेट या 1 किलोग्राम की फोर्स, दैट इज m इंटू जी। मास 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8, तो 9.8 इंटू 1 9.8 न्यूटन, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स की। और 1 ग्राम का वेट अगर निकालना चाहेंगे तो वो CGS में बदल देगा उसे। 1 किलोग्राम का वेट SI यूनिट में है ग्रेविटेशनल यूनिट के, और 1 ग्राम का वेट CGS सिस्टम में उसको बदल देगा, विच इज़ 980 डाइन, विच इज़ 980 डाइन। ये हमारे पास यूनिट सिस्टम है किसका, फोर्स का। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ को डिस्कस करते हैं, एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ को डिस्कस करने के बाद आखिरी चीज़, दैट इज़ वाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज़ नोन एज द रियल लॉ। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ने हमें बताया दैट एवरी एक्शन इन दिस होल यूनिवर्स गिव्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ यहीं तक था, न्यूटन ने जो बात कही थी वो यहीं तक थी। उसके आगे की जो बात है वो मैंने खुद जोड़ के उस लॉ को कंप्लीट करने की कोशिश करी है। ये अंडरस्टैंडिंग होती है आगे की बात, लेकिन अंडरस्टैंडिंग को मैंने लॉ में डाल दिया। इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन इन दिस होल यूनिवर्स गिव्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वेयर एक्शन एंड रिएक्शंस आर टू डिफरेंट फोर्सेज एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली। तो जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है उसको एक्शन कहते हैं, तो उसी के एवज में दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, बट डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होती है, उसको हम रिएक्शन कहते हैं। और जहाँ पर ये एक्शन और रिएक्शन दो अलग फोर्सेस दो अलग ऑब्जेक्ट्स पे तो लगी रही हैं, ए ने बी पे लगाया एक्शन, बी ने ए पे लगाया रिएक्शन, लेकिन साइमल्टेनियसली लग रही हैं। अब ये साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है? अगर आपको पता हो कि आज अगर आपने किसी को, लेट्स से, मारना नहीं बट वैसे बता रहा हूँ कि आज अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा, राइट, मारना नहीं, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे सुनना, आज आपने किसी को थप्पड़ मारा तो उसको जो गाल पे थप्पड़ पड़ा, क्या उसी वक्त आपके हाथ में सेंसेशन पैदा हुई? क्या उसी वक्त आपके हाथ में सेंसेशन पैदा हुई, या थप्पड़ आज मारा और आपके हाथ में सेंसेशन हुई, लगता है किसी को मारा है कल? ऐसा होता है कि अगले दिन सेंसेशन होती है या थोड़ी देर बाद होती है? ऐसा कुछ होता है? इमीडिएट होती है सेंसेशन आपके हाथों में, राइट। सिमिलरली आज अगर आप दीवार को धक्का देते हैं तो आप पीछे की तरफ धकेले जाते हैं, राइट। दीवार को धक्का देंगे तो आप खुद पीछे की तरफ धकेले जाएंगे, ये उसी वक्त होता है, इसके लिए वेट नहीं करना होता। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, दो फोर्सेस दो अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगती हैं एक साथ, एक्शन एंड रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं एज अ वेक्टर फॉर्म तो ये लिखा जाएगा इस तरीके से। सो यहाँ पर पहला सबस्क्रिप्ट जो होता है, पहला सबस्क्रिप्ट वो होता है वो चीज़ जिसके ऊपर फोर्स लग रही है,
और दूसरा सबस्क्रिप्ट जो होता है वो होता है जिसकी वजह से फोर्स लग रही है। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी वेक्टर फॉर्म में इक्वल तो होगा मैग्नीट्यूड वाइज, बट माइनस साइन यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर्स में जब माइनस लगा होता है इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट विद रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑफ बी ड्यू टू ए। बी पे फोर्स लगेगी जो ए की वजह से, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी बट सेम मैग्नीट्यूड होगी जो ए पे फोर्स लगेगी बी की वजह से, राइट। पहले वाले सबस्क्रिप्ट पे लगती है, दूसरे वाले की वजह से लगती है। तो अगर आपको कोई ये चीज़ लिखता है तो आपसे पूछता है किस पे फोर्स लग रही है, ए पे। तो ए पे अगर फोर्स लग रही है तो सारे जो चेंज इन मोमेंटम के केसेस होंगे वो ए के होंगे। इस एक्सप्रेशन को कोई अगर आपके सामने लिखता है तो आप बोलेंगे फोर्स लग रही है बी पे, तो फोर्स बी पे लग रही है ए की वजह से, वजह किसी की भी हो लेकिन क्योंकि बी पे लग रही है इसलिए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो किसका देखा जाएगा, बी का। क्लियर है, जिस पे फोर्स लगती है उसी के अंदर मोमेंटम में चेंज देखा जाता है। ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ था। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों न्यूटन्स सेकंड लॉ को ही हम लोग रियल लॉ बोलते हैं। सो बेसिकली न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ही रियल लॉ क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेकंड लॉ की मदद से हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को प्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज टू एम ए, ये रिलेशन F इज टू एम ए हमें सेकंड लॉ ने दिया है। सो लेट करते हैं F ज़ीरो है। F0 का मतलब क्या होता है, देयर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट, दैट इज कंडीशन फॉर फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की आपको कंडीशन याद होगी, एंड लाइन में लिखा था अनटिल अनलेस देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स देयर इज नो मीन्स F इज टू ज़ीरो। अगर ये कंडीशन हमने फर्स्ट लॉ की पुट कर दी तो MA ज़ीरो हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स ज़ीरो, वन हैज़ टू बी ज़ीरो, जिसमें M तो ज़ीरो हो नहीं सकता, M कैन नॉट बी ज़ीरो, देयरफॉर एक ही ऑप्शन बचता है A ज़ीरो होगा। अगर A ज़ीरो हुआ तो A का फॉर्मूला होता है V माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, टी मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो तो V माइनस यू ज़ीरो, V माइनस यू ज़ीरो तो V इज इक्वल्स टू यू। V इज इक्वल्स टू यू का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। अगर इनिशियली बॉडी रेस्ट में हो, इनिशियली ही बॉडी चली ना हो, तो फाइनली भी किस में होगी, रेस्ट में ही होगी, V भी ज़ीरो होगा। फिर अगर इनिशियली लेट्स से बॉडी चल रही है 50 मीटर पर सेकंड पे, तो इनिशियली अगर 50 पे चल रही है तो इक्वल होने की वजह से फाइनली भी किस पे चलेगी, विद द सेम स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। और अगर क्योंकि वेक्टरली चीज़ें इक्वल होती हैं तो इनिशियली अगर वो नॉर्थ में जा रही है, इनिशियली अगर नॉर्थ में जा रही है तो फाइनली भी किस में जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगी। तो आपको नहीं लगता इसको उल्टा पढ़ने से a body is in rest will remain in rest, body in motion will remain in motion, a body in a particular direction will remain in that particular direction until unless there is no external unbalanced force applied on it। क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ पूरा हो गया? therefore हम लिख सकते हैं, therefore न्यूटन्स सेकेंड लॉ lead us to न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को प्रूव करने के लिए, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तक पहुंचने के लिए हमें किसने मदद किया, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ने। इसलिए न्यूटन सेकेंड लॉ ही रियल लॉ है ये। लेकिन उसका क्या है, ए पार्ट, कि आपने न्यूटन सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ पहुँचे। अब आप बी पार्ट करिए, न्यूटन सेकेंड लॉ से आप थर्ड लॉ तक पहुँचिए। सो इसका दूसरा पार्ट जो है उसको प्रूव करने के लिए हमें F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, अगेन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ही है ये वेक्टर फॉर्म में, न्यूटन सेकेंड लॉ ने दिया है हमें। सो डेल्टा पी वेक्टर को क्या हम F वेक्टर डेल्टा टी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स से टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर फॉर एन इंटरवल ऑफ डेल्टा टी टाइम। सो डेल्टा टी समय के लिए दो बॉडी कोलाइड करती हैं। अगर उन्होंने कोलाइड किया तो डेल्टा पी वन वेक्टर प्लस डेल्टा पी टू वेक्टर जो होगा वो ज़ीरो होगा। ऐसा क्यों? वेक्टर फॉर्म में ये जो है दोनों में चेंज इन मोमेंटम जो है वेक्टर फॉर्म में, उनका एडिशन ज़ीरो क्यों होगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? फॉर अ सिस्टम व्हेन टू बॉडीज इंटरैक्ट विद ईच अदर द नेट मोमेंटम बिफोर कोलाइडिंग एंड आफ्टर कोलाइडिंग इज सेम, कांस्टेंट होता है, इसीलिए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एडिशन जो होगा वो ज़ीरो होगा, राइट। सो यहाँ पर हमने डेल्टा पी वन वेक्टर को माइनस ऑफ डेल्टा पी टू वेक्टर लिख लिया। डेल्टा पी वन वेक्टर को हम एफ वन वेक्टर डेल्टा टी लिख सकते हैं यहाँ से, एंड डेल्टा पी टू वेक्टर को F2 वेक्टर डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये किसने लिखना सिखाया? सेकंड लॉ ने। तो अगर सेकंड लॉ नहीं होता तो हम ये नहीं लिख पाते, और ये नहीं लिख पाते तो हम यहाँ कैंसिल करके F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर तक कैसे पहुँचते? मतलब एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें पहुँचाया न्यूटन्स थर्ड लॉ तक, इसीलिए न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है। फाइन, यही रियल लॉ है। ये इसका बी पार्ट था थर्ड लॉ तक पहुँचाने की वजह से। प्रूविंग हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं, इम्पल्स के बारे में जानते हैं, अपेरेंट वेट के बारे में जानते हैं। वाइल वी आर इन अ लिफ्ट, हम
अपेरेंट वेट अपना कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं और उसके बाद इनके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जितना हमने सीखा है। सो इम्पल्स को जानने के लिए आपने ये टर्म अपने डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी सुना होगा, इम्पल्सिव, कि किसी का नेचर बहुत इम्पल्सिव है। ये आप कब कहते हैं किसी का नेचर बहुत इम्पल्सिव है? जब आप देखते हैं बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी, बहुत ही कम टाइम के अंदर ही किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, आप कहते हैं उसका नेचर इम्पल्सिव है, राइट? बहुत कम समय के अंदर किसी को अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, आप उसको इम्पल्सिव नेचर कहते हैं। वो इम्पल्सिव शब्द जो है, वहाँ से अगर इम्पल्स को देखा जाए तो इम्पल्स बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में लगने वाली फोर्स की वजह से पैदा होता है। बहुत ही स्मॉल इंटरवल टाइम ऑफ लगने वाली फोर्स की वजह से पैदा होता है। दैट इज़ चेंज इन मोमेंटम ही एक तरह से इम्पल्स है। द लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस और अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, उसको हम कहते हैं इम्पल्स। सो गन का फायर होना, क्रिकेट बॉल का बैट से हिट होना, राइट, कोलिजन होना दो ऑब्जेक्ट्स का बहुत तेज़, तो उनमें जो इमीडिएट चेंज इन मोमेंटम आता है, बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में इतना बड़ा चेंज इन मोमेंटम आ जाता है, उसको हम इम्पल्स कैलकुलेट करना कहते हैं। सो इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, it changes from 0 to maximum and then from maximum to 0 again. We measure the total effect of the force is called impulse. Impulse is equals to F average into time. So F is equals to dp by dt. तो आप dp by dp को f dt भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड आएगा आपका p1 p2 वेक्टर, राइट साइड 0 to t आएगा। f कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया एवरेज, t माइनस 0, f एवरेज इंटू t विल बी p2 माइनस p1। ये जो चेंज इन मोमेंटम है ना, p2 माइनस p1, यही है इम्पल्स। यही क्या है? इम्पल्स। इम्पल्स है एफ ए वी इंटू टी इज इक्वल्स टू पी टू माइनस पी वन, चाहे पी टू माइनस पी वन कहूँ या एफ एवरेज इंटू टाइम को बोलूँ, ये दोनों ही तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? इम्पल्स निकाल सकते हैं। इम्पल्स बहुत सिंपल टॉपिक लेकिन बहुत काम का, फाइन, याद रखिएगा। अब अपैरेंट वेट को हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। सो एक लिफ्ट में एक मैन है एंड इस लिफ्ट में एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है, राइट? अगर एक्सेलरेशन इस लिफ्ट की ज़ीरो है तो नेट फोर्स जो होगी वो बैलेंस हो रही होगी, तो नॉर्मल जो है वो सिंपली mg के इक्वल है। ये नॉर्मल ही है आपका अपैरेंट वेट। ये जो नॉर्मल होता है ये तब एप्लीकेबल होता है जब आप किसी सरफेस पे खड़े होकर फोर्स लगा रहे होते हैं, अपने आप ये नॉर्मल लगने लग जाता है। यही है लिफ्ट के अंदर अपैरेंट वेट, फाइन। और ये नॉर्मल क्योंकि mg के इक्वल है, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो नेट फोर्स जो होगी वो बैलेंस हो रही होगी, तो नॉर्मल क्योंकि mg के इक्वल है तो यहाँ पर अपैरेंट वेट आपके एक्चुअल वेट के इक्वल ही है, राइट? बट यही सोचिए कि अगर एलिवेटर जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड्स, राइट? उसकी फिगर देखते हैं जब एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड्स। सो इस फिगर में हमें दिखाया हुआ है यहाँ पर एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड्स। सो डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट कर रहा है। आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो अच्छे से सीख लीजिए, ये बार बार काम में आएगा आपके। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है उधर की सारी डायरेक्शन की फोर्सेस प्लस माइनस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेस इज इक्वल्स टू एम ए। याद रखिएगा, नेट फोर्स एम ए के इक्वल होगी, ये हमें सिखाया है सेकंड लॉ ने, और वो नेट फोर्स निकालना हमारा काम है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वहाँ की प्लस और माइनस करेंगे हम दूसरी साइड की। याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो एक्सेलरेशन की होती है, तो अगर एक्सेलरेशन की डाउनवर्ड्स डायरेक्शन है तो डाउनवर्ड्स वालों को प्लस और माइनस करना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन को। तो एफ एक्सटर्नल होता है एम ए के लिए और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड्स में एम जी में से माइनस करा हमने एन इज इक्वल्स टू एन ए, एम जी में से माइनस करा एन इज इक्वल्स टू एम ए, एन को अकेला छोड़ा तो एम ए इधर आके माइनस होगा, एम कॉमन लिया जी माइनस ए। अब बताइए एन क्या था? अपैरेंट वेट। आपका एक्चुअल वेट क्या है? आपका एक्चुअल वेट है एम जी। क्या आपको नहीं लगता उस एम जी में से आपने कुछ माइनस किया है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी उस एम जी में से? अगर ये वैल्यू एम जी के मुकाबले कम हुई तो अपैरेंट वेट भी एक्चुअल वेट के मुकाबले कम होगा, फाइन। अपैरेंट वेट विल बी लेस देन एक्चुअल वेट। इस एग्जांपल से भी देख लीजिए, 6 किलोग्राम की बॉडी है, इसका एक्चुअल वेट 6 इंटू 10 मान लेते हैं, एवरेज 9.8 होता है वैसे, बट 10 मान लेंगे तो 60 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर एक्सेलरेट करने लग गया ये डाउनवर्ड्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, सो 10 में से 2 गए बचा 8, 8 6 कितना होता है 48 न्यूटन। तो बताइए एक्चुअल वेट ज़्यादा है या अपैरेंट वेट? साफ तौर पे एक्चुअल वेट ज़्यादा है अपैरेंट वेट से डाउनवर्ड्स जाने पर। और वहीं पर अगर ये एक्सेलरेट अपवर्ड्स करने लग जाता तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता, तो अब बताइए किस में से किसको माइनस करेंगे? क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की, तो अपैरेंट वेट में से माइनस होगा एम जी, अपैरेंट वेट में से माइनस होगा एम जी और लिखा जाएगा एम ए के इक्वल। तो एम जी उधर जाके ऐड होगा तो अपैरेंट वेट विल बी एम जी प्लस एम ए।
तो ब्रैकेट में जी प्लस ए, और जी प्लस ए इसी वजह से आप कह सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कुछ ऐड करना पड़ गया हमें, तो वैल्यू जो है अपैरेंट वेट की वो बढ़ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल वेट, एग्जाम्पल के तौर पे फिर दोबारा देख सकते हैं हम, राइट। प्लस एक और बात, इस चीज़ को महसूस भी कर सकते हैं हम लोग, राइट। किसी भी तरीके के ऐसे झूले पे या फिर स्विंग पे जब आप नीचे आ रहे होते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं, राइट। जब ऊपर जा रहे होते हैं तो आप भारी महसूस करते हैं, ये बिल्कुल ध्यान में दीजिएगा। प्लस नीचे जब गिरता है अगर एलिवेटर गलती से, वैसे गिरना नहीं चाहिए डेफिनेटली, जब भी गिरेगा किसी ना किसी का नुकसान ही होगा, और अगर उसके अंदर कोई इंसान होगा तो जान का भी नुकसान हो सकता है। बट उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा गिरा और उसके अंदर इंसान है तो आप देखेंगे गिरने के दौरान ये इंसान फ्लोट करने लगेगा, हवा में हो जाएगा थोड़ा, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बेसिकली एलिवेटर गिर रहा है तो कोशिश करिए उछलिए नहीं, उसके अंदर ही उछलने की कोशिश मत करिए कि ग्राउंड पे गिरेगा मैं उछल जाता हूँ, तो उल्टा आप और फोर्स से गिरेंगे। इसके साथ नीचे चिपक के रहिए तो चांसेस है चोट कम लगने के। ये एक सजेशन, फाइन। ये फाइनल एक प्रोसेस था जिससे आप अपैरेंट वेट निकाल सकते हैं एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का। अगर फ्री फॉल की बात करें, अंडर ग्रेविटी की बात करें, तो एक्सेलरेशन ही जी के इक्वल हो जाएगा, सो जी माइनस जी विल बी ज़ीरो। तो फ्री फॉल में अपैरेंट वेट ज़ीरो होता है। फ्री फॉल में मतलब जब आप हवा में हैं, आप किसी के कांटेक्ट में नहीं, और मैंने कहा था नॉर्मल तभी लगता है जब आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं। अगर आप हवा में हैं तो आपके ऊपर कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लग रही है, मतलब आपका अपैरेंट वेट जो है वो क्या है, ज़ीरो। ये कॉन्सेप्ट था अपैरेंट वेट का जो हमें डिस्कस करना था आफ्टर इम्पल्स। जितना आपने डिस्कस किया, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2 बिलियर्ड balls each of mass 0.05 kilogram moving in the opposite direction with the speed of 6 meter per second collides and rebound with the same speed। तो 2 बिलियर्ड बॉल्स थी, पहले इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। सो याद रखिएगा, मैंने आपको बहुत पहले एक बात बोली थी, न्यूटोनियन फिज़िक्स पढ़नी है हमें 11th स्टैंडर्ड में, क्लासिकल फिज़िक्स पढ़नी है हमें 11th स्टैंडर्ड में। इसकी एक तरह से यूँ कह लीजिए जान बसती है FBD में, फ्री बॉडी डायग्राम में इसकी जान बसती है। तो अगर आपने क्वेश्चंस पढ़ के FBD नहीं बनाया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है। 2 बिलियर्ड balls each of mass 0.05 किलोग्राम, लेट्स से MA इज इक्वल्स टू MB, मैंने नाम रख दिया 0.05 किलोग्राम, दोनों का मास सेम है। विद मूविंग इन द सेम स्पीड, विद मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। तो UA जो है वो अगर 6 मीटर पर सेकेंड पुट किया तो UB को आपको पुट करना पड़ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड। फाइन, माइनस क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में आपको माइनस चीज़ मेंशन करनी पड़ती है इस तरीके के क्वेश्चन में, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो इसकी डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी आपको। सो अगर A को आपने पॉजिटिव ले लिया तो B का ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव लिखना पड़ेगा। आफ्टर कोलाइडिंग द रीबाउंड विद द सेम स्पीड, कोलाइड करने के बाद द रीबाउंड विद द सेम स्पीड, अगर उल्टी डायरेक्शन में चले गए तो फाइनल VA क्या हो जाएगा, -6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फाइनल VB क्या हो जाएगा, +6 मीटर पर सेकेंड, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस आपने इसको प्लस लिया था इस डायरेक्शन को, राइट डायरेक्शन को, और लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था, तो लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगी फाइनली, और राइट डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव आ जाएगी फाइनली। ये एक प्रोसेस था जो चल रहा था। अब आपसे पूछा था व्हाट इज़ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू द अदर बॉल, हर बॉल पे कितना इम्पल्स लगा, राइट। तो इम्पल्स कैसे निकालते हैं हम लोग? इम्पल्स निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम से, राइट। तो मोमेंटम में चेंज मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हम निकाल रहे हैं इम्पल्स ऑफ फर्स्ट बॉल। तो फर्स्ट बॉल का फाइनल मोमेंटम क्या है, MA VA माइनस MA UA। तो MA VA क्या है, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय -6 माइनस ऑफ 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये हमारे पास वैल्यूज़ पुट कर दी हमने MA VA MA UA की, जैसे लिखी थी। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, -0.6 न्यूटन सेकेंड लिख लीजिए, जो कि इम्पल्स की यूनिट होती है, या फिर और करके आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम भी वही होगी जो यूनिट मोमेंटम की होती है। दोनों में से कुछ भी यूनिट लिख लीजिए आप। ये आपके पास इम्पल्स फर्स्ट बॉल का आया, राइट। और यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 1 की जगह आप यहाँ लिख सकते हैं इम्पल्स ऑफ A बॉल। अब इम्पल्स ऑफ B बॉल की बात करते हैं, तो इम्पल्स ऑफ B बॉल क्या आएगा, उसका फाइनल माइनस उसका इनिशियल, दैट इज़ MB VB माइनस MB UB 0.05 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस में है VB का, माइनस MB कितना है
0.05 मल्टीप्लाई में इसका यू बी जो था वो माइनस था 6, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 0.3 प्लस 0.3 विच इज़ 0.6। इसका इम्पल्स 0.6 आया, राइट। तो इम्पल्स भी एक तरह के वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें देखिए इसका माइनस है, उसका ऑपोजिट है, इसका मतलब दोनों का इम्पल्स तो सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हैं या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। सो इम्पल्स ऑफ आप लिख सकते हैं यहाँ पर फाइनली चाहे तो, इम्पल्स ऑफ ए वॉज इक्वल एंड ऑपोजिट विद रिस्पेक्ट टू इम्पल्स ऑफ बी, राइट। दोनों के साइन ऑपोजिट हैं बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है, सेम। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। सो एक बुलेट है जिसका मास ये है जो कि 90 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक, राइट। इसके लिए भी क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है पहले FBD बनाते हैं। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक बुलेट जिसका मास है 0.04 किलोग्राम, ये रही वो बुलेट जो कि ट्रैवल कर रही है 90 मीटर पर सेकेंड से। तो इस वुडन ब्लॉक के अंदर वो एंटर करती है 90 मीटर पर सेकेंड से, तो वो उसकी इनिशियल स्पीड है, लेकिन जैसे ही वो एंटर करती है वुडन ब्लॉक इसको रेजिस्ट करना शुरू करता है और रेजिस्ट करते करते 60 सेंटीमीटर में रोक देता है, मतलब 0.6 मीटर में वो रुक जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। व्हाट इज़ द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक। तो सबसे पहले तो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स क्या दी ब्लॉक ने, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एवरेज उसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या लगा है, फाइन। तो हमारे पास V, U और S हैं और इससे एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as पुट करना पड़ेगा। सो a इज इक्वल्स टू v² माइनस u² अपॉन 2a। सो v है हमारे पास 0 माइनस u² है हमारे पास 8100 एंड अपॉन में 2 इंटू a विच इज़ 0.12 1.2 which is 1.2. So it is 81,000 divided by 12, 81,000 divided by 12, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लग रही है, राइट। नाउ इससे एवरेज फोर्स कैसे निकलेगी, m कितना है 0.04 इंटू में 81,000 अपॉन 12, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ कितना आएगा 2 0, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 4 ने 12 को काट दिया 3 पे, 3 ने 81 को काटा 27 पे। सो 270। सो ये इतना न्यूटन एवरेज फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, 270 न्यूटन एवरेज फोर्स लग रहा है उस पर्टिकुलर बुलेट पे। किसकी वजह से, वुडन ब्लॉक की वजह से, जो उसको पेनिट्रेट होने से रोकना चाहती है, तो कम से कम रोकना चाहती है, तो 0.6 मीटर में उसने रोक लिया वुडन ब्लॉक ने 270 न्यूटन की एवरेज रेजिस्टिव फोर्स लगा के, फाइन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है दैट फिगर गिवन शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ 4 किलोग्राम। व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 4 सेकेंड्स एंड t इन बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, फाइन। इस फिगर में मुझे ये बताना है ए पार्ट जो हमारे को फोर्स के बारे में डिस्कशन करना है, एंड द इम्पल्स एट t इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। तो t 0 पे और t 4 सेकेंड्स पे एग्जैक्टली इम्पल्स क्या है, राइट, वन डायमेंशनल ओनली लेवल पे ये हमें बताना है, इम्पल्स कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक टाइम पे, क्योंकि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इम्पल्स कैलकुलेट करना है हमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग सबसे पहले, फोर्स एट टाइम t लेस देन 0। t लेस देन 0 वाले ग्राफ को देखिए, ये है ग्राफ AO। सो फोर्स हमें कैलकुलेट करनी थी, तो AO सेम पोजीशन मेंटेन कर रहा है, सेम पोजीशन मींस रेस्ट, मींस किस में है, रेस्ट में। रेस्ट मींस नो वेलोसिटी, नो वेलोसिटी मींस no acceleration and no acceleration means no force. So basically force जो है वो 0 है at t less than 0। ये A पार्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अगर आप इसी को एग्जैक्टली सेम लिख लें, राइट,
ये एग्जैक्टली सेम लिख लें, जिसमें आपने बस कुछ कुछ चेंजेस किए, जैसे इसको सेकंड लिख दिया, इसको t लेस देन 0 की जगह आपने अगर लेट्स से इसको t ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 4 लिख दिया, राइट। इसको यहाँ पर ao की जगह आपने लेट्स से ao की जगह आपने यहाँ पर bc वर्ड लिख दिया, राइट। तो सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। तो जो केस ao का है वही केस bc का है। वहाँ अगर फोर्स निकालने के लिए कहता है ग्रेटर देन 4 सेकेंड्स पे, तब भी आप बोलेंगे सेम पोजीशन मीन्स रेस्ट, मीन्स नो वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन, नो फोर्स, f इज इक्वल्स टू 0, उसमें भी सेम आएगा। और अगर बात करें थर्ड की, थर्ड मतलब फोर्स निकालना है एट t लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 0, मतलब OB का हिस्सा। OB मीन्स स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है एकदम। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब, और पोजीशन टाइम का स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो बताइए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? क्या एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी? क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगी। एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू 0। तो तीनों के आंसर 0 हैं, 0 0 0। बस फर्क इतना है पहले और लास्ट सेकंड वाले के, फर्स्ट एंड सेकंड वाले के जो आंसर है वो 0 इसलिए है क्योंकि कोई पोजीशन ही चेंज हो रही है, वो रेस्ट में है, ना वेलोसिटी है, ना एक्सेलरेशन है, ना फोर्स है। बट इसमें वो रेस्ट में नहीं है, पोजीशन चेंज हो रही है बट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, और कॉन्स्टेंटली पोजीशन अगर चेंज होती है तो हम कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स 0। इसी के अब बी पार्ट को ट्राई करते हैं जिसमें हमें इम्पल्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। सो बेसिकली हमारे पास इससे पहले कि हम इम्पल्स निकालें हमें वेलोसिटी निकालना होगा इस OB रीजन का। सो OB रीजन का वेलोसिटी निकलेगा इसके स्लोप से, दैट इज चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। y एक्सिस में चेंज आ रहा है 3 - 0 3 एंड x एक्सिस में चेंज आ रहा है 4 - 0 4, राइट, विच इज़ 3/4 मीटर पर सेकेंड। अब इम्पल्स की अगर हम बात करें तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और t इज इक्वल्स टू 0 इसी समय पे चेंज क्या आ रहा है मोमेंटम में? पहले कोई मोमेंटम नहीं था और फिर मोमेंटम आ गया। इसका मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ OB वाला बात माइनस उससे पहले 0 सेकेंड से जस्ट पहले m इंटू VAO वाली बात। सो यहाँ पर हम मास लिखेंगे कितना है हमारे पास 4 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी है 3/4 माइनस मास फिर दोबारा 4 और AO की वेलोसिटी है 0 क्योंकि वो रेस्ट में था उस दौरान। सो यहाँ पर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और 3 न्यूटन सेकेंड, ये हमारे पास आया इम्पल्स। इम्पल्स एट t इज इक्वल्स टू 0। यहीं पर अगर हम बात करें इम्पल्स एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स के लिए, तो 4 सेकेंड्स के बाद m इंटू VBC चालू होता है माइनस 4 सेकेंड से पहले m इंटू VOB चालू होता है। m4 है, VBC जो है वो रेस्ट पे है तो 0 माइनस m4 है, VOB वाला हिस्सा जो है वो 3/4 है। 4 फिर कैंसिल होगा, -3 आंसर आएगा बिकॉज 0 - 3 जो होता है वो -3 होता है, -3 न्यूटन सेकेंड और -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इम्पल्स आ रहा है किस हिस्से का? 4 सेकेंड्स का, एट 4 सेकेंड्स, जस्ट बाद और जस्ट पहले का मोमेंटम हमने माइनस कर दिया, राइट। स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मैंने कहा था आपको, बहुत ही स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, उतना स्मॉलेस्ट जिसको आप गिन भी नहीं सकते हैं, राइट। उतने समय में ही अगर इतना जल्दी चेंज हो जाए, तुरंत चलते चलते एट 4 सेकेंड्स ये रुक गया, रुकते 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 तुरंत चल पड़ा विद द स्पीड ऑफ 3/4 मीटर पर सेकेंड, तो बहुत सडन चेंज आया ना मोमेंटम में, इसीलिए हमने इम्पल्स कैलकुलेट करा इस कदर, राइट। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है दो आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स हैं जो कि स्ट्राइक करती हैं रिजिड बॉल को विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स। एक परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है और एक एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्ट्राइक करती है एंड रिफ्लेक्ट बैक करती हैं विद द सेम स्पीड विदाउट एनी चेंज इन द स्पीड। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल एंड रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल्स, राइट। तो हमारे पास क्या डायरेक्शन है फोर्स की एंड रेशो क्या है, सबसे पहले इस वाले को करते हैं, राइट। सो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल, इस वाले में तो क्लियरली वॉल पे फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, राइट साइड, इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, राइट। फर्स्ट पार्ट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वॉल
with the help of first ball is in the direction of initial velocity of the ball. Initial velocity of the ball, ये तो क्लियरली स्टेटेड है. सेकेंड वाले का निकालने के लिए हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, वो हमें बताएगा, राइट. सेकेंड वाले के लिए, और चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स, राइट. तो पहले अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, और फिर जाके हम फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन निकाल पाएंगे. सो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल. तो इस बॉल की वजह से तो हमने बहुत ईजिली बता दिया. दूसरे वाले बॉल की वजह से बताने के लिए पहले हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे. दैट मीन्स हमें सेकेंड पार्ट पहले सॉल्व करना पड़ेगा. सेकेंड पार्ट हमसे कहता है रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड निकालो. तो फर्स्ट बॉल के लिए पहले मैं इम्पल्स निकाल रहा हूँ. फर्स्ट बॉल के लिए इम्पल्स क्या होगा? इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है. चेंज इन मोमेंटम मतलब लेट्स से m था बॉल का मास, एंड u फाइनल वेलोसिटी आपने नेगेटिव में ले ली, क्योंकि आप लेफ़्ट वाले को अगर नेगेटिव में ले रहे तो राइट वाले को क्या लेंगे? पॉजिटिव. तो माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी m इंटू यू. ये फाइनल के लिए था, फाइनल मोमेंटम के लिए, ये इनिशियल मोमेंटम के लिए था. तो फाइनल मोमेंटम में अगर लेफ्ट वेलोसिटी को आपने नेगेटिव ले लिया तो इनिशियल मोमेंटम में राइट वाली वेलोसिटी को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, विच इज़ माइनस ऑफ एम यू माइनस एम यू, विच इज़ नेगेटिव ऑफ 2mu. ये आपके फर्स्ट बॉल का इम्पल्स है. अब हमें सेकंड बॉल के इम्पल्स को निकालना है, लेकिन सेकंड बॉल के इम्पल्स को निकालने के लिए पहले आप देखिए कि इसके वेलोसिटी, जो सेकंड बॉल का वेलोसिटी है उसका देखिए आप यहाँ पर रेजोल्यूशंस किए गए हैं. तो थीटा के अलाउंग कॉस किया गया है और थीटा के उस तरफ साइन में किया गया रेजोल्यूशन परपेंडिकुलरली. इसने भी थीटा के अलाउंग कॉस में किया है और थीटा के इस तरफ साइन में किया है, राइट. ये डायरेक्शन थोड़ी गलत है, इसकी डायरेक्शन ठीक कर देते हैं. ये है इस बॉल की डायरेक्शन, राइट, क्योंकि देखिए ये बॉल वापस ऐसे आ रही है. तो अगर ये डायरेक्शन है तो इसका रेजोल्यूशन इस तरफ होगा और इस तरफ डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा, राइट. उस डायरेक्शन से वो रेजोल्यूशन चेंज हो जाता, इसलिए डायरेक्शन यहाँ पर ठीक बताने की ज़रूरत थी. अब आपको एक्स एक्सिस में अलग डील करना है और वाई एक्सिस में अलग डील करना है. तो चलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का निकालते हैं मोमेंटम में चेंज. सो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस के लिए मोमेंटम निकालना चाहा, चेंज इन मोमेंटम. क्या निकलेगा हमारे पास? लेट्स से हमने फाइनल वाला फिर दोबारा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा था तो इसका रेजोल्यूशन इस डायरेक्शन में है, हमने इसके फाइनल वाली वेलोसिटी को नेगेटिव में ले लिया, लेफ्ट वाली डायरेक्शन. राइट वाले को पॉजिटिव में रखेंगे, तो फाइनल वाले में हम नेगेटिव लिखेंगे. तो माइनस यू साइन 30 लिखना पड़, यू कॉस 30 लिखना पड़ जाएगा. यू कॉस 30 माइनस में माइनस ऑफ एम यू कॉस 30. अब यू कॉस 30 ये जो इनिशियल वाले के लिए वो पॉजिटिव में हमने रखा, फाइन. और m माइनस एम यू कॉस 30 होता है हमारे पास √3/2. सो ये भी √3/2 है, माइनस एम यू √3/2 ये भी है. सो ऐड होके हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एम यू √3/2, दैट इज़ एम यू √3. ये हमारे पास इम्पल्स आया एक्स एक्सिस का. और अगर वाई एक्सिस की बात करेंगे तो आप डायरेक्शन देखिए, ये इस तरफ आ रहा था तो इसका रेजोल्यूशन नीचे की तरफ होगा, और ये इस तरफ जा रहा था तो इसका रेजोल्यूशन भी इसी नीचे की तरफ होगा. तो सेम डायरेक्शन है, इसलिए हमें दोनों को ही प्लस रखना पड़ेगा. तो हम चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे? एम यू साइन 30 माइनस ऑफ एम यू साइन 30. हमने किसी को प्लस माइनस नहीं किया, दोनों को सेम डायरेक्शन में था तो सेम ही रखा, विच इज़ 0. तो वाई एक्सिस का इम्पल्स जो है, इसका वाई एक्सिस का चेंज इन मोमेंटम जो है वो 0 है. अब बताइए आप, वाई एक्सिस का अगर चेंज इन मोमेंटम 0 है तो आपको क्या लगता है? वाई एक्सिस में कोई फोर्स लग रही होगी? चेंज इन मोमेंटम ही हमें फोर्स का अंदेशा देती है, राइट. एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा पी वेक्टर बाय डेल्टा टी. तो पी वेक्टर के चेंज के अकॉर्डिंगली ही हम निकालते हैं फोर्स. तो वाई एक्सिस में जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो फोर्स भी नहीं लग रही होगी. तो सारी फोर्स किस में है? एक्स एक्सिस में. अब इस आंसर को मैं अपने कंप्लीट कर रहा हूँ. डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑन अ वॉल विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट बॉल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड with the help of second ball is in x axis. इस आंसर को मैंने अब अपने कंप्लीट कर लिया. क्योंकि x एक्सिस में मैंने क्यों बोला? क्योंकि मुझे x एक्सिस में ही चेंज इन मोमेंटम दिखाई दे रहा है, राइट. तो सारा जब चेंज इन मोमेंटम x एक्सिस में दिखाई दे रहा है तो x एक्सिस में ही हमारे पास फोर्स भी लग रही होगी. अब इसके x एक्सिस के चेंज इन मोमेंटम है मेरे पास, y एक्सिस का 0 है. तो चेंज इन मोमेंटम मैं इस ऑब्जेक्ट का डील करूँ या x से अलग और y से अलग डील कर लूँ? तो इंडिविजुअली x एंड y से डील करना, इसका मतलब इसी से डील करना होता है. तो इसका इम्पल्स इतना ही है. इसका इम्पल्स है एम यू √3 और पहले वाले का इम्पल्स था 2mu. जब रेशो लेने के लिए कहा है मुझे
क्या कहा है, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्सेस इम्पार्टेड टू द बॉल्स ऑन द वॉल। तो इसके लिए मेरे को फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंटम को, फर्स्ट एंड सेकंड चेंज इन मोमेंटम मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इम्पल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए, तो रेशियो ले रहे हैं हम लोग इम्पल्स फर्स्ट का और इम्पल्स सेकंड का। तो इम्पल्स फर्स्ट आया था 2mu माइनस 2mu और इम्पल्स सेकंड आया -mu√3, माइनस माइनस कटा, mu कटा, सो 2/√3 आया विच इज़ 2√3/3 रैशनलाइज करके। ये हमारा फाइनल रेशियो है। इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया हमारे से। लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं एंड देन फिर उसके बाद होमवर्क डिस्कस करेंगे। सो हमारे से क्वेश्चन कह रहा है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सो ड्रॉप ऑफ अ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। जब कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज़ चलती है, ए पार्ट कह रहा है कांस्टेंट स्पीड से रेन ड्रॉप गिर रही है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0, और जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो नेट फोर्स भी 0 होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। नेट फोर्स भी क्या है, 0। तो ना मैग्नीट्यूड दे सकते हैं ना ही डायरेक्शन। कॉर्क ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्लोटिंग ऑन अ वाटर। तो इसमें भी अगर आप बोलते हैं कि एक वाटर में कोई चीज़ क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। फ्लोट करने का मतलब होता है जितना उसका नेट वेट नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। जितना वेट उसका नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही बाइंड फोर्स उसका ऊपर की तरफ लग रहा है, तभी फ्लोट करता है। तो जब बाइंड फोर्स वेट के इक्वल हो जाता है तभी वो फ्लोट करता है, देयरफॉर नेट फोर्स अगेन क्या आ जाएगी, 0। सी पार्ट, काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। अगर आप एक काइट को स्टेशनरी रख पा रहे हैं दैट मीन्स जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो एयर थ्रस्ट से, राइट, एयर प्रेशर से, एयर थ्रस्ट और प्रेशर से क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, तभी नेट फोर्स क्या हो रही है, 0, और वो स्टेशनरी वहाँ पर रह रही है। कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ रफ रोड। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए जो इंजन की फोर्स होगी वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल रहनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स भी क्या होगा, 0। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है जो कि ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट से बहुत दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से भी फ्री है, तो उस पर फोर्स लगाने वाला कोई भी नहीं है। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन वैसे ही हाईली ट्रैवल करता रहेगा, एक्सेलरेशन 0 रहेगी, फोर्स भी नेट 0 रहेगा उसके ऊपर, और वो वैसे ही ट्रैवल करता रहेगा। तो देखा जाए तो इन पाँचों में हमसे पूछा हुआ था नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताइए। पाँचों में ही कोई भी फोर्स एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं लग रही है इस 5 के 5 कॉन्सेप्ट्स में। फाइन। सो आपका होमवर्क है पेज नंबर 1 से पेज नंबर 9 तक जो भी असाइनमेंट आपके साथ शेयर की जा रही है उसके सारे क्वेश्चन, सारा थियोरेटिकल पार्ट फ्रॉम पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 9, ये सब अपडेट करिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट के साथ। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।